रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कश्मीर है पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेहद खूबसूरत आवाज़ अभी आपने सुनी। ये मारूफ और बड़ा नाम है सुहेल इखलाक साहब का, गुलकारी के जौहर दिखाए और कितनी खूबसूरत आवाज़ में कश्मीर से मुताल्लिक जो एक दर्द हर कौम के, इस कौम के बच्चे बच्चे के अंदर मौजूद है, वो इन्होंने अपनी अल्फाज में, अपनी आवाज़ में खूबसूरत तरीके से बयान किया। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यकीनन कश्मीर के लिए यही कहा जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तहरीकें, जमातें, मुल्क और कौमें शहदा के खून और कुर्बानियों से ही बनती और तैयार होती हैं। ये खून और कुर्बानियों का खुलूस और ताकत है कि हर दिल धड़क उठता है, हर इंसान तड़प उठता है और इंतकाम की आग और आज़ादी की जद्दोजहद में सुलगते और आगे से आगे ही बढ़ने का अज़्म करता है। शहीद कभी मरता नहीं है। शहदा के खून के साथ ही एक तूफ़ान इनकलाब बर्पा हो जाता है। दुनिया में अगर इंसानी हुकूक़ की सबसे बड़ी पामाली का जिक्र किया जाए तो इसमें मकबूजा कश्मीर सर फहरिस्त है। मकबूजा कश्मीर में जितनी तहरीक आज़ादी तेज़ हो रही है, हम देख रहे हैं कि उतना ही कुफ्र का जुल्म भी बढ़ता चला जा रहा है। कहीं पर तड़पते लाशें हैं तो कहीं पर तरसते ज़ख्मी, कहीं रोती हुई माएँ हैं हमारी, कहीं सिसकती बहनें हैं, पिलकते मासूम बच्चे हैं और तड़पते हुए नौजवान हैं जिन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बंदूकें इस्तेमाल की जा रही हैं जिनसे आज़ा खुसूसी तौर पर अगर आंखों की बात करें तो वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। ज़राए अब्लाग की बात करें, इंटरनेट की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, टेलीफोन की बात करें, इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर भारतीय मसालिम की वजह से बंद कर दिया गया। कर्फ्यू नाफिज है अभी तक और कश्मीरी मैसूर होकर रह गए। लेकिन इस सब के बावजूद जज्बा जहाद और आज़ादी का मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और कश्मीरियों ने आखिरी बात भी कह दी है कि या तो आज़ादी हासिल करेंगे या फिर शहादत का जज्बा हासिल करके आगे बढ़ेंगे। भारतीय जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का अगर मैं जिक्र करूँ तो सिर्फ पाकिस्तान ही हमें नज़र आता है। आज पाकिस्तान में कश्मीर के साथ यकजहती का दिन भी खुसूसी तौर पर मनाया जा रहा है और खुसूसी तौर पे जुम्मे का मुबारक दिन भी है। बल्कि सरकारी सतह की अगर बात करूं तो आधा घंटा कश्मीर के नाम के लिए वक्फ किया गया, कहा गया कि बाहर निकलें, पैगाम अपना दें, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएं। हम आज का सुबह सवेरे पाकिस्तान कश्मीर के नाम करते हैं। इस अहद और उम्मीद के साथ प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे कि निकलो कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारा कश्मीर किस हद तक खूबसूरत है, कितना प्यारा है, वहाँ के लोग भी उतने ही प्यारे हैं, मगर अभी भारतीय तसल्लुत वहाँ पर कायम है जिसकी वजह से वो खूबसूरती अभी कुछ मान नज़र आती है और इंशाअल्लाह ताला वो खूबसूरती दोबारा से बहाल होगी जब भारतीय तसल्लुत से छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। हमारे साथ अगर कश्मीर की हम बात करें, उसकी जोग्राफी अहमियत की बात करें और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर कश्मीर से मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना और अपनी नॉलेज में इजाफा करना बड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया। इस रिपोर्ट से मुतालिक तो मैं बात करूंगी, मगर प्रोफेसर साहब, जिस तरह से कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इसका लॉजिक क्या है? क्यों कहा जाता है कि जी कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है? हाँ जी, उस वक्त जब कायदे आज़म ने कहा था तो उस वक्त एक ख्याल था, मगर हकीकत वियनरी लोगों को नज़र आ रही थी जैसे कि कायदे आज़म थे। आज जब ये हकीकत बनकर सामने आई है तो आप देख रहे हैं कि भारत के पास कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उन्होंने डैम्स बनाए और पानी जो है हमारा रोक के हमें बंजर भी कर रहे हैं, बिल्कुल, और जब चाहें सैलाब की नज़र भी कर सकते हैं। एक तो ये हथियार है। दूसरा बड़ा हथियार जो है वो ये इसकी जोग्राफियाई अहमियत है और जोग्राफियाई अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हमारा चीन के साथ राब्ता इस गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते से है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीर न सिर्फ शहरग है बल्कि पाकिस्तान की जान है और इसका एक ही हल कायदे आज़म ने बताया था और वो इल्हाक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। इसके अलावा सारे हल जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़ुदकुशी से बदतर हैं।
जबकि पाकिस्तान को अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और मैं अफ़वाज पाकिस्तान से उम्मीद भी रखता हूँ, ये पुरअज़्म भी हैं और ये कायदे आज़म की इस पॉलिसी को जानते भी हैं। कायदे आज़म ने जिस वक्त जनरल ग्रेसी को, इन्होंने इल्हाक, रियासतों के इल्हाक का जो बरतानिया ने कानून बनाया था, ख़ुद उसकी खिलाफ वर्जी की। और ख़िलाफ़ वर्जी ये थी कि उन्होंने ख़ुद माउंटबेटन जो थे वो आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, नेहरू साहब साथ शामिल हुए और इन्होंने इस रकबे को बिल इरादा यानी अपने साथ एक्सेशन चाहिए। कायदे आज़म ने जनरल ग्रेसी को जब कहा कि आप हमला करें और इस रकबे को लें, तो उन्होंने कहा कि मैं बरतानवी सुप्रीम कमांडर जनरल ऑकनलेग के मातहत हूँ, आपका हुक्म जो है मेरे लिए जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगी मैं नहीं करूँगा। तो कायदे आज़म ने इंतज़ार नहीं किया, कायदे आज़म ने किसी UNO का इंतज़ार नहीं किया, किसी मुज़ाकरात की बात नहीं की, उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया। और ये हमारे कबायली मुजाहिदीन जो है गयूर, इन लोगों ने मौजूदा पाकिस्तान हमें लेके दिया, जिसमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है और कारगिल भी शामिल था। ये बदकिस्मती से कि ये रकबे जो हैं ये पाकिस्तान के साथ उसी तरह इल्हाक या मुत्तहिद नहीं किए गए जैसे कि करना चाहिए था, जैसे पिंडी है, लाहौर है, कराची है। ये क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और कुव्वतें भी हैं जो किसी और चीज़ के लिए काम कर रही हैं। हमें उनसे भी आगाह रहना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि कायदे आज़म ने यहाँ पर ऑफेंसिव पॉलिसी का हुक्म दिया है, डिफेंसिव नहीं। जबकि अफ़गानिस्तान में सारी मूवमेंट जो है वो डिफेंसिव है, मुज़ाहमती है। यहाँ पे जारहाना है कि अगर इसको ना लिया तो हम मौत है हमारे लिए। अब इसकी जोग्राफियाई अहमियत ये है कि इसके 3 हिस्से हैं। पाकिस्तान ने जिहाद करके 38% कहा जाता है और 35% भी लिखा हुआ है नेट पे। ठीक है। ये रकबा पाकिस्तान को मिला जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कारगिल है। 45% या 43% वो भारत के पास है। ठीक। और 20% चाइना के पास है। इसके यानी 3 इसके यानी डायरेक्ट। तो प्रोफेसर साहब बेसिकली ये वो चीज़ें जिसकी वजह से भारत की रालें टपक रही हैं और कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने से रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ पे तशद्दुद भी किया जा रहा है और जबर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी वहाँ पर अगर हम मुस्लिम और हिंदू आबादी के तनासुब की बात करें तो वो क्या है कश्मीर के अंदर? ये अगर सारा कश्मीर देखा जाए तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। ठीक है। जब ये छोटे छोटे रियासतों में या इलाकों में बांटा जाता है तो फिर ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू है, इसकी 5 लाख चंद हज़ार आबादी है, मगर यहाँ पर आबादी निकल आती है 80% हिंदूज़ की, 8 या 9%, 8.5% मुसलमानों की है, 9% तकरीबन सिखों की है, कुछ ईसाई हैं। मगर जब वादी का पूरा टोटल आबादी निकालते हैं तो वो 1.5-2 करोड़, 2.25 करोड़ है और वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बनता है। अब ये श्रीनगर ही जो है यहाँ पर 95% मुस्लिम्स हैं। अब लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, कारगिल भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा नज़र आती है। प्रोफेसर साहब मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, सुबह पाकिस्तान ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मगर इसके साथ साथ ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं अपनी माओं का जिक्र ना करूँ, अपनी बहनों का जिक्र ना करूँ, अपनी बेटियों का जिक्र ना करूँ, जो यतीम भी हो रही हैं, जो बेवा भी हो रही हैं और जो अपने जवान बेटों के लाशें भी उठा रही हैं। मुझे उन माओं की भी बात करनी है जो मैं ज़रूर करूँगी, और बहुत सारी माएँ हैं जो वाकई जानना चाहती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। इससे मुताबिक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ बात चल रही है और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी माओं के हवाले से, अपनी बहनों के हवाले से, बेटियों के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगी, और बात जब करेंगे तो यकीनी तौर पे उनके दुख को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम यहाँ पर बैठकर अपनी माओं, बहनों, बेटियों के उस दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस कर्ब और तकलीफ़ से वो लोग गुज़र रहे हैं। अपने जवान बेटों के लाशें उठा रही हैं माएँ, बहनें अपने भाइयों को देख रही हैं कि किस तरह से खून में लथपथ हैं, नौजवानों के ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
निज़ाम और इस सिस्टम को मुकम्मल मफलूज किया हुआ है भारतीय तशद्दुद की वजह से और भारतीय तसल्लुत की वजह से। पूरी पाकिस्तानी कौम, 92 न्यूज़ और हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम इन बहादुर मगर दुखियारी माओं को सलाम पेश करती है। हमारे साथ प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब तो मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ उन माओं के दुख और क़ल्ब से मुताल्लिक़ बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक्टिविस्ट हैं नादिया यासीन कादरी साहिबा। बहुत शुक्रिया नादिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नादिया साहब, हम जब औरत की बात करते हैं, एक औरत मजबूत भी होती है मगर कमज़ोर भी होती है जब वो माँ बन जाती है। मजबूत भी हो जाती है मगर कमज़ोर होती है वो। हम उन माओं का, बेटियों का, बहनों का कर्ब यहाँ बैठ के समझ सकते हैं। हम बात तो करते हैं मगर वो तकलीफ़ क्या हम लोग समझ सकते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरवत, सबसे पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कश्मीर के शोहदा, उनकी माएँ, उनके लिए मेरी तरफ से दिली सलाम कबूल हो उनको और उनके बुलंदिए दर्जात के लिए मैं दुआ गो हूँ। थोड़ी सी बात मैं पहले कश्मीर पे कर लूँ। 72 साल गुजर गए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा इसको बनाकर पेश कर दिया गया है। आप चले जाएं, जब पाकिस्तान बना था, जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था 1948 में, जब इन्हीं ये जो गंदे जहन रखने वाले बनिए थे, जो फ्रॉड हैं, झूठ हैं, धोखा हैं, इन्होंने जब कश्मीर, जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस वक्त जब जंग बंदी हुई थी बेसरो सामानी के आलम में, यही मुसलमान, यही हमारे पाकिस्तानी भाई जो आज़ाद हुए थे जब पार्टीशन हुई थी, और एक हिस्सा हमने आज़ाद करवाया था कश्मीर का, जिसको आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। जब तब मुसलमान आज़ाद करवा सकते थे, आखिर वजह क्या है, क्यों कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा? माओं पे बात मैं ज़रूर करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जो बने हुए हैं सलामती कौंसिल के, अमन के ठेकेदार बने हुए हैं, मेरा सवाल है उनसे, कश्मीर को आखिर क्यों रुकावट बना के इस तरह उन पर पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर इस वक्त काम कर रही है। नादिया साहब, पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है और सलामती कौंसिल का जो इजलास तलब किया गया था वो बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की, उसकी काविशों को ये किया गया था। मगर देखें वो तो गवर्नमेंट लेवल के काम है, उसके ऊपर हम बात करें, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर मैं खास तौर पे सिर्फ उन माओं की बात करना चाहती हूँ कि उनकी तकलीफ की तरफ बढ़ते हैं और बात भी मुसलमानों में जज्बाए हुब्बी, जज्बाए शहादत मौजूद था तो कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद हुआ था। इंशाअल्लाह अब भी वही मुसलमान हैं, अब भी वही लोग हैं, लेकिन असल ये वजह है कि हमने अपना दीन का रास्ता छोड़ा। हिस्ट्री में चले जाएं, उम्मे एमन, उम्मे अम्मारा, ये सहाबियात हैं जो जंगों में शहीद होने वालों के साथ साथ खड़ी उनके जख्मों पे मरहम पट्टी लगा रही हैं। लेकिन हमारी माएँ भी तो खड़ी हैं, कश्मीर की, हमारी माएँ भी खड़ी हैं। मैं आपको जो बताने लगी हूँ बात कि कश्मीर की माएँ सिर्फ और सिर्फ कि मोहम्मद से वफा तूने, इस लफ्ज़ पे मर रही हैं कश्मीर की माएँ। गौर करें, लामा इकबाल हकीमुल उम्मत के इस लफ्ज़ ने कश्मीरी माओं को आगे खड़ा किया हुआ है पत्थर बना के। वो अपने सीने अपने बच्चों के तौर पे आगे रखे हुए कुर्बान कर रही हैं। उनके जज्बों में भी वही जज्बा है जो उम्मे अम्मारा के पास था, जो उम्मे एमन के पास था, जो हज़रत आयशा सदीक़ा के पास था, जो फातिमा तो ज़हरा के पास था। किस वजह से वो ये सब कर रही हैं? उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। आप देखें 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने घर में सिर्फ निगाह दौड़ा लें, छोटा सा मासूम सा बच्चा हर घर में मौजूद है। आप देखें ये उम्मत मुसलमा के सामने जब हम अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे इतना कि उसे गोद में खिलाते हैं, कोई चूंटी उसको काट जाए फ़ौरन उस चूंटी को हाथ से मसल देते हैं। वहाँ पे तलवारों से बच्चों के सर कलम किए जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। और हिंदू अपना मकसद क्या लेके आया है, इसलिए ज़्यादा नस्ल कुशी की जा रही है कि वह हिंदू अक्सरियत साबित करके कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को अपने अंडर कर ले, जो कि उसका एक्ट, जो उसका आर्टिकल 370 है, उसके अगेंस्ट है।
ख़ुद उसके ख़िलाफ़ उसने ये फ़ैसला करके कश्मीर पे अपनी फ़ौज मुसल्लत करके हमारी माओं को ज़ख्मी, उनके सीने ज़ख्मी, उनकी रूहें ज़ख्मी, उनके जिस्म ज़ख्मी, उनकी आँखें अंधी, जवान बच्चों की लाशें हैं। खुदा के लिए मैं तमाम उम्मत मुसलमान 56 ममालिक हैं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाओ। वो एक आवाज़ उठी थी, एक बेटी की आवाज़ उठी थी, मोहम्मद बिन कासिम पहुँच गया था। वो करबला का रेगज़ार देख लो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना खनवादा लुटाया लेकिन बातिल के आगे नहीं झुके, बल्कि हक का फैसला करके वहाँ हक का फैसला उन्होंने किया। नौशाबा मनान भी हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। नौशाबा, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कश्मीरी माओं की हम बात कर रहे हैं। नौशाबा, माँ अपना बच्चा पैदा करती है तो सोचती है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसको क्या बनाऊंगी, कहाँ लेकर जाऊंगी, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस चीज़ से मना करूंगी, किस चीज़ के लिए आगे बढ़ा दूंगी। तो हमारी माएँ क्या अपने बच्चे शहादत के लिए बढ़ा रही हैं, शहादत के लिए पैदा कर रही हैं? हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ नफ्सियाती तौर पर कहाँ खड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका सरवत मधु करने का, ख़ासकर जो आज का नोबल कॉज़ है कश्मीर के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है और कहते हैं वतन की बेटियां, माएँ उन्हें सलाम कहती हैं। हमारी जो कश्मीर की जो ये सॉलिडारिटी की जो ये जंग है, ये उनकी खुद इरादियत की, ये आप देखें कि दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग लड़ी जाने वाली जंग है। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा इसको आपको इनकी आप जब बात करेंगे माओं की कि वो कैसे साइकोलॉजिकल जो ये ट्रॉमा है वो उसमें से गुज़रती हैं, मगर हमने जो देखा, जो हमने स्टडी किया, तो उसमें ये देखा कि बेशक 55% ऑफ जो ख़वातीन है, 55% ख़वातीन और 33% मर्द इस वक्त वहाँ पर किसी न किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार है। मगर वो माएँ जिनके बच्चे शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, उसमें हमारे पास हाजरा बीबी, फ़िरोज़ा बीबी की मिसाल मौजूद है, जिनका एक 16 साल का बेटा और एक का 18 साल का बेटा शहादत पाया, जो कि एक दूसरे को मुबारक देती हैं, वो सेलिब्रेशन करती हैं उस शहादत की। अब ऐसा जज्बा कि जो माएँ ख़ुद तैयार करती हैं और उसके बाद उनको भेजती भी हैं उस जो आज़ादी की जंग के लिए, और उसके बाद फिर जब अगर वो शहादत उनका एक ख्वाब है कि हमारा बेटा इस कॉज़ के लिए जो आज़ादी की जंग है, जिसके अंदर उन्होंने अपने शायद भाई, अपने बाप, अपने बेटे और अपने हस्बैंड्स भी खोए हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन क्यों अब ये इतनी प्रोलॉन्ग जंग है जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए एक डर, कॉन्टीन्यूस एक डर के अंदर वो ख़वातीन रह रही हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। जब जैसे जो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के केसेस, हर 6 में से जो है वो एक जो शख्स है वो उसका शिकार है। तो अब इस किस्म के जो हालात आ रहे हैं, इवन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो मेंटल हेल्थ का, न्यूरो साइंस का, उन्होंने भी यही बात की है कि क्लेम किया कि इस वक्त जो कश्मीर के जो लोग हैं वो एक कॉन्टीन्यूस, खासकर जो उनकी बच्चियाँ हमारी और जो माएँ हैं, वो एक ज़ाहिर है देखें एक चीज़, एक एहसास ये तो उनको ज़रूर है कि उनके जो दर्जात हैं, एक उनका जो रिलीजियस बिलीफ ये स्ट्रॉन्ग है हमारा एज ए मुस्लिम, कि जो शहादत का जो रुतबा है, कहते हैं कि इसका जो रुतबा है ये तो इंसान को इतनी ताकत दे देता है, और ऐसी सोच कि जो माएँ हैं उनका भी रुतबा, उनको ये यकीन है कि वो अपने बच्चों के साथ आगे मिलेंगी, मगर फिर भी एक डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी ज़रूर खोने का, और फिर जो बच्चियों के साथ वहाँ पर वो दरिंदगी का जो एक उनके साथ जो फिज़िकल भी दरिंदगी का जो एक उनके साथ जो ये हिंदू जो फौजी हैं जो उनको सलूक कर रहे हैं, वो उसके लिए आप ये देखें कि वो किस किस्म की एक अभी 119 बच्चियां हमारी उन्होंने रेस्क्यू की। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा फिगर ज़रूर बताऊंगी कि तकरीबन 2018 से लेकर 2019 तक ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तकरीबन हमने 3,66,906 जो है वो शहादतें हुई एक साल के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा रेशो देखा गया। और इसके अलावा जो है ये डबल हो गया 2019 तक। जितना वक्त गुजर रहा है उनके जज्बे कम नहीं हो रहे, उनके जज्बे बढ़ रहे हैं। माओ ने खून के अंदर अपने बच्चों में इनहेरिटेंस में दे दी है वो ताकत जैसे मैंने आपसे कहा था कि डरी हुई माएँ तो डरे हुए बच्चे पैदा करती हैं। इनको डर शहादत का नहीं है,
इनको किसी चीज़ की शहादत का डर नहीं, इनके अंदर ये जो सोच ये जज्बा और ये मोटिवेशन है कि उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला हम सब की, जैसे हमारे अपने भाई, हमारे अपनी बहनें, हम उसको अपना एक एहसास, इसलिए मेरे ख्याल में, मैं सरवत अगर आपको बताऊं कि देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फिर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने सोच दी थी, 2 नेशन थ्योरी जिस वक्त आई, जो हिंदू और मुस्लिम की, हमें एहसान कभी भी हम चुका ही नहीं सकते कि जो उनकी सोच ने पाकिस्तान को जो वजूद में आया। लेकिन कश्मीरी अभी तक उस जो फ्रीडम है उसकी जंग अभी तक लड़े हैं, और हमें आज़ादी की नेमत को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो चैनल है, हम आज़ादी की नेमत को समझते हैं, ये चीज़ है कि हमें अवेयरनेस और आवाज़ मिलकर आवाज़ भी उठा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल ठीक है नुशाबा, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। यूसुफ इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि 1 बाय 1 पे सबसे बात होती रहे। यूसुफ इरफान साहब, कश्मीर के हवाले से, जोग्राफी अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे थे, आबादी के तनासुब के हवाले से भी बात थी, मगर अगर मैं बात करूँ कि मकबूजा कश्मीर की तिजारती अहमियत क्या है, तो वो क्या हो सकते हैं? ये तिजारती, अच्छा, माजरत के साथ यूसुफ इरफान साहब हमारे साथ इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए अपना वक्त निकाला। सर, कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से अभी हमारी वाज़ेह पॉलिसी क्या है, हमारी कोशिशें क्या हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टांस क्या होगा? जिस तरह से आज एक कॉल दी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कि सब लोग निकले, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं मज़ीद कश्मीर के हवाले से, कि हमें नज़र आए कि जी अब कश्मीर वाकई पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए, कश्मीरियों को आज हमने एक पूरी कौम की तरफ से मुकम्मल पैगाम देना है जी। पहले हमने पार्लिमान की तरफ से पैगाम दिया था जब जॉइंट इजलास बुलाया गया था और उसमें एक मुत्तफिका करारदाद पास हुई थी उनके साथ चकचेती के लिए, तो वो एक पैगाम था। फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए और सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास वहाँ बुलाया गया और कश्मीर को 54 सालों के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेरे बहस लाया गया। 1965 की जंग के बाद पहली मरतबा कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेरे बहस लाया गया और उस मसले को इंटरनेशनलाइज किया। तो ये दूसरा पैगाम था। आज कौम तीसरा पैगाम देने जा रही है और वो ये है कि पाकिस्तान का हर तबका, हुकूमत नहीं, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का वकील, पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का तालिब इल्म, ताजिर, ये सब जो हैं आज उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। पाकिस्तान का तराना होगा, कश्मीर का तराना होगा, पाकिस्तान के झंडे होंगे, कश्मीर का झंडा होगा। जिस झंडे का तशख़्ख़ुस मिटाने के लिए ये 5 अगस्त की वारदात की गई, मैं इसको वारदात कहूंगा, हमला कहूंगा, कौम कश्मीरियों के साथ जो धोखा किया गया, जिसको वो कहते हैं कि तारीखी धोखा, जो पंडित नेहरू के जो अक़वाल थे, जो उनकी बातें थी, जिस तरीके से नरेंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनसे आंख चुरा दी है, अपने वादों से मुकर गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के वादों से मुकर रहे हैं, तो आज याद कराना है कि तुम झंडा अगर उतारोगे तो पाकिस्तानी कौम ने, आजाद कश्मीर के कश्मीरियों ने उस झंडे को थाम लिया है और इंशाअल्लाह ये कश्मीरियों का तशख़्ख़ुस तुम मिटाना चाहो भी तुम नहीं मिटा सकोगे। रियासत कश्मीर को तुम 2 हिस्सों में चाहे तकसीम कर दो, तुम इस जिस्म को और इस सोच को जुदा नहीं कर सकते। कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब, आज के हम अपने इस शो में कश्मीरी माओ, बहनों और बेटियों को सलाम पेश कर रहे हैं, खासतौर पर उन दुखियारी माओ को जो अपने जवान बेटों के लाशें उठा रही हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रही हैं। उन माओ के लिए अगर आप कुछ कह सकें। उन माओ को सलाम है जिन्होंने इस सब्र आजमा मरले से गुजर रही हैं, जिनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, उनको नहीं मालूम कि उनकी क्या कैफियत है। उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे इस वक्त दूध की, उनको दूध दस्तयाब नहीं है, बिलक रहे हैं। उन माओं को सलाम है जो जब एक शहीद की लाश जब घर आती है तो वो माथा चूम कर उसको फख्र से वो सुपुर्द करती है, अपना लाहद में उतारती है।
ये वो अजीम माएँ हैं जिनकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। उनकी सिसकियां, उनकी आहें अल्लाह जरूर सुनेगा। और मुझे उम्मीद है कि आज दुनिया में जो पैरोकार हैं इंसानी हकूक के, वो तंजीमें, वो हुकूमतें जो अपने आप को इंसानी हकूक के साथ, जमहूरी कदरों के साथ मुंसलिक करती हैं, मुझे उम्मीद है कि आज 25 दिन के कर्फ्यू को, ये जो करबला की सूरत हाल, मुहर्रम के आयाम आने वाले हैं और कश्मीर में तो मुहर्रम का आगाज 25 दिन पहले हो गया। 5 अगस्त से ही, उससे पहले ही वहाँ एक मुहर्रम की कैफियत है, जहाँ ग़िज़ा नहीं मिल रही, जहाँ लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, जहाँ अस्पताल तक रसाई नहीं मिल रही, और फिर भी माएँ जिनकी बच्चों की जिनको पैलेट गन से नाबीना किया जा रहा है, वो धक्के खा रही हैं, वो भटक रही हैं, वो दर बदर हो रही हैं, सिर्फ मालूम करने के लिए मेरे बच्चे को जो उठाया गया है वो कहाँ है, वो जिंदा है, वो किस कैफियत में है। सलाम है उन माओं को। बेशक सलाम है, बेशक सलाम है। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। बेशक इन तमाम दुखियारी माओं को सलाम हम पेश करते हैं। तिजारत की अहमियत के हवाले से यूसुफ साहब हम बात करने इसकी तिजारती अहमियत ये है कि CPEC का रूट ही है, और चाइना की प्रोडक्ट ने, ये बेसिकली पाकिस्तान की नाकाबंदी भी है जो नई मूव चली है, और चीन की भी नाकाबंदी है, नाकाबंदी से ज़्यादा तालाबंदी है। हमारा चीन से रब्ता ख़त्म हो जाता है अगर CPEC का गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड कहलाता है, और यहाँ पर एक यूनाइटेड कश्मीर की मूव है जिसका ये आगाज़ है जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं बर्बरियत का। अगर हम ये देखें कि चाइना जो है इसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती है, मल्टीनेशनल्स यहूदियों की थी, इसराइलियों की थी, ज़ायनिस्ट की थी, वो सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि महंगी थी, और यूरोप अमेरिका में भी पूरी दुनिया में चाइना का माल था। अब इन्होंने क्या किया है कि ट्रंप साहब ने फौरी तौर पर अमेरिकन कंपनीज़ को कहा कि चाइना छोड़ दें, और उनकी प्रोडक्ट पर $72 बिलियन के टैक्सेस लगाए हैं। और इसके अलावा जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो चाइना से मदद भी लेते हैं कि जी हमें कर्ज दे दीजिए, हमें रिसेशन से निकाल दीजिए। अब ये है कि अगर यूनाइटेड मूव चलती है तो जहां हम CPEC छोड़ते हैं वहाँ हमारा चीन से रब्ता करता है, और चीन जो है सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के तहत जो यहाँ पर सूरत हाल खुदा न खास्ता नहीं बनती है तो टैक्सेस गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हो जाएंगे। हमारी शायर कराकुरम जो है वो भी जद में आती है। फिर तीसरा ये है कि ये मूव इतनी यानी सादा नहीं है जितनी नज़र आती है। मसलन कारगिल एक इलाका है, कारगिल 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, मुजाहिदीन ने हासिल करके दिया, और उसके बाद 71 की जंग के बाद तोहफ़तन बग़ैर लड़े हमने इंडिया के हवाले कर दिया। भाई ये क्यों किया? कारगिल वो इलाका है जो श्रीनगर से चलता हुआ दरास रोड नीचे तक आता है, जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से राब्ता कायम होता है। और आज से 4-5 साल पहले वहाँ पर मोटरवे बनाकर चंडीगढ़ तक रास्ता लिया गया है, जो पुलवामा गेटवे है। बेसिकली पुलवामा जो है गेटवे टू बना हुआ गिलगित की तरफ जो बना हुआ। अब ये सूरत हाल जो है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर समथिंग बीनीथ द टेबल भी कुछ हो रहा है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आगाह रहें। ख़ास तौर पे हमारे थिंक टैंक जो हैं, हमारी अफवाज जो है, वो किसी तरह भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से ना हटें। अगर इससे हटते हैं तो अगर आप एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर करें कि अगर हमें यानी मीरपुर गिलगित बल्तिस्तान इस नीयत से जाना पड़े कि हमने चिट लेनी है तो हमारी हैसियत क्या होगी। तो इसकी मुआशी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी यह है कि इसकी दिफाई अहमियत, अगर आप देखें कि बगराम में नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं, अगर खुदा न खास्ता जैसे कि अपना ये भी कहते हैं नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि जी बात होगी मकबूज आज़ाद कश्मीर पर, गिलगित बल्तिस्तान पर, ये कहना ये सुनना ये भी हमारी गैरत को गवारा नहीं होना चाहिए। ये तो मोदी है, ये तो ख्वाहिश है वो कहीं भी कर लें, मगर हर चीज़ ख्वाहिश कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। ठीक है, अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से मज़ीद आगे करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जिस तरह से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर की माओं के हवाले से इस सेगमेंट के अंदर हम बात करें, मुख्तलिफ और भी पहलू हैं जिनका जायज़ा लेंगे, मगर अभी उन माओ बहनों और बेटियों की बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हमारे और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। माहिर कानून है जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साहिबा, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। मगर इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और या मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया और यह साहब कि आपने भी अपना वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला। जस्टिस साहबा, चूँकि ख़ास तौर पे इस सेगमेंट के अंदर हम माओ की बात कर रहे हैं, जब हम माओ की बात करते हैं तो जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, जो वो अपने जवान बेटों के लाशें उठा रही हैं, बच्चियां यतीम हो रही हैं, माएँ खुशी से अपने बेटे को आगे भेज रही हैं कि जाओ और शहादत का जज्बा लेकर आओ। मगर जब हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े इंसानी हुकूक़ के जो अलम बरदार बने बैठे हैं, उनका अदल व इंसाफ कहाँ है? वो मीठी मीठी बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं। असल में अब हम दुनिया को देखें तो दुनिया का नक्शा ऐसे है कि यहाँ पे पैसा बोलता है। जिस मुल्क के पास ख़रीदारी की ताकत है और बड़ा है इस लिहाज से कि वो बहुत सारे लोगों के ले सकता है प्रोडक्ट्स, उनकी तरफ लोग माइल होते हैं, इसलिए कि वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं और फिर ख़ुद भी वो अपने वहाँ से उनसे ख़रीदते हैं ख़ाम माल। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, आमदोरफ्त, इसकी वजह से जो ममालिक बड़े हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसे की क़ुव्वत है वो दुनिया में बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये होता है। और ये कश्मीर का जो है तारीख़, पता नहीं आप जानते हैं कि 1846 में अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए के लिए सारा कश्मीर बेच दिया, सिर्फ 75 डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह ने जब ख़रीदा कश्मीर, उस वक्त वहाँ की आबादी तकरीबन 35-37 लाख थी। 2-2 रुपए में एक औरत, बच्चा और मर्द बिके। फिर आप सोचें कि उनके साथ क्या हाल हुआ। ज़्यादातर उनकी आबादी मुसलमानों की थी और ये मुसलमान जो थे, ये कोई आए थे वहाँ मुबल्लिग, उन्होंने इन सब को मुसलमान कर लिया। और वहाँ का उस वक्त का जो था बादशाह, वो भी मुसलमान हो गया, उसने अपना नाम बदल के कोई सरदार खान या ऐसा रखा, तो उसके साथ सारी आबादी मुसलमान हो गई। जब जिसने डोगरा महाराजा ने ख़रीदा तो ये चाहता था कि मुसलमान कम हो, तो इन्होंने मुजालिम शुरू कर दिए तब से। तो कई खेप जो हैं वो मुसलमानों की वहाँ से हिजरत करके आए और आते थे ज़्यादातर सियालकोट से, क्योंकि कश्मीर को कोई रास्ता हिंदुस्तान से था ही नहीं। सब जो लोग आते थे वो पाकिस्तान। मेरी अपनी दादी, इनके ख़ानदान के, इनके वालिद वालदा सब शहीद हो गए, वाहिद ये रह गई और मेरे दादी के मामू, इन दोनों ने हिजरत की तकरीबन मैं समझती हूँ 1890 के दिहाई में, और पैदल आए कश्मीर से और फिर आए यहाँ तक सारी सियालकोट से और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त करके लाहौर आए, लाहौर पहुँचे। और यहाँ पे मेरे दादा से मेरी दादी की शादी हुई और उनके जो मामू थे वो सारी उम्र उन्हीं के साथ रहे। और मुझे याद है, मैं छोटी सी बच्ची थी तो ज़ईफ़ थे वो मामू साहब, तो आके हमारे घर के दरवाजे पे आज़ान देते होते थे। दाता साहब जाते थे रोज़ वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, फिर हमारे यहाँ आते थे और वहाँ पे आज़ान देते हमें तो फिर चलिए जस्टिस साहब बहुत कुछ मुयस्सर आ गया, मगर हमारी उन माओं को कुछ मुयस्सर ना आ सका। और ये सब अभी आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं और ख़ास तौर पे मैं चूँकि माओं के हवाले से बात कर रही हूँ, 26वां दिन है आज मुसलसल, कर्फ्यू नाफिज है, तशद्दुद भी किया जा रहा है और भारतीय तसल्लुत को मज़ीद घिनौने तरीके से मजबूत करने की कोशिश भी करी जा रही है वहाँ पर। इसको हम ज़िंदगी तो नहीं कह सकते, हाँ, मगर परेशान ज़िंदगी कह सकते हैं। इस परेशानी का आलम क्या होगा वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कर्फ्यू के अंदर लाइफ तो स्टैंड स्टिल हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ एक और तरफ आपकी तवज्जो असल में दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे जो भारत है वो भारत मुझे यूँ लगता है एक आतिशफ़शां पे बैठ गया है। और उसके आतिशफ़शां की वजह जो है वो कश्मीर से भी ज़्यादा जो है वो मोदी की अपनी पॉलिसीज़ और हिंदुत्व के हिसाब से जो RSS की और गोलवाकर और सावरकर की जो तालीमात है उससे चलता है। देखिए, जेनोसाइड की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी हैरान कुन है। जेनोसाइड ने उन्होंने सिर्फ कश्मीर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने साथ आसाम के मुसलमानों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त 40 लाख मुसलमान वो हैं कि जिनको नेशनल रजिस्ट्रेशन से निकाल दिया गया है और ये वहाँ पर वो जो है बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि जिनका कोई वतन नहीं है। अब एक और मुसलमानों के बारे में उनका एक अंदाजा है कि जिनका बारे में कोई ना बांग्लादेश उनका वतन होगा, ना पाकिस्तान होगा, ना इंडिया होगा। ये वो कैफियत है जिसके अंदर पूरे का पूरा भारत जो है वो उबल रहा है। इस
इस सूरत हाल के अंदर कश्मीर जो है वो पिवट बन जाएगा कुछ अरसे के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम गुज़श्ता 70 साल में अरबों डॉलर भी खर्च करते तो हमें ये सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल पे न मिलती जो इस वक्त दुनिया पूरी के अंदर सिर्फ एक उसकी मोदी की गलती से पैदा हो गई है, जिसको हमें कैच कराना चाहिए। हम वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल नहीं लिखवा सकते थे, हम न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं लिखवा सकते थे, हम CNN के अंदर नहीं लिखवा सकते थे, हम गल्फ न्यूज के अंदर नहीं लिखवा सकते थे। ये वो थे कि जो बिल्कुल उनके अखबार बने हुए थे। आप अंदाजा करें कि हालत यह है कि टाइटल ये लगता है कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम of something, some place or some area. This is problem of Hindu supremacy over Muslims. अब ये जो उसको रिलीजियस तासुब का उनको सिंबल बना के पेश किया गया है और उसके साथ साथ उसको कहा गया है कि ये किस्म का फाशिस्ट, ये बहुत बड़ी कामयाबी। इसको असल में मतलब ये है कि इस वक्त हमें कैश कराने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त भारत का इमेज गुज़श्ता 70 साल के अंदर सबसे वीक इमेज है। इस वक्त कोई उसको डिफेंड कर ही नहीं पाता। थोड़ी बहुत बयान देते हैं, आप बयान देखना जो उनके साथ है ना, वो भी बयान इस तरह करते हैं कि जल्दी मसला हल होना चाहिए, ह्यूमन राइट की सूरत हाल खराब नहीं होनी चाहिए। उसकी हिमायत में मैं आज तक एक भी बयान जो है, नॉट इवन श्रीलंका, नॉट इवन नेपाल, नॉट इवन रशिया भी उसको कहते हैं इंटरनल मसला हल होना चाहिए, ये कर लेंगे, थोड़ा सा गोल मोल कर देंगे। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए जो गुज़श्ता 70 साल में आपको नहीं मिली, और इस वक्त कश्मीरियों के लिए यह बेहतरीन टाइम है कि आप इस चीज को, जिसे कहते हैं ना, धागे को छोड़ना नहीं है। यही वो कैफियत है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं अक्सर औकात कहता होता हूं कि जिस वक्त ईरान इराक वार चल रही थी तो आप ईरान के सफारत खानों के बाहर चले जाएं, आप उनके खाना फरंगे ईरान के बाहर की दीवार देख लें, पूरी दीवार के ऊपर तस्वीरें लगी होती थी जंग के मजालम की, एट्रोसिटीज की तस्वीरें लगी होती थी, उनके बच्चों के बारे में मुख्तलिफ उनकी वीडियो चलाई जा रही होती थी। आपके पूरे के पूरे सफारत खाने जितने भी आलमी सतह पे हैं, 110 के करीब सफारत खाने आपके पास हैं, उन सफारत खानों के बाहर कश्मीरियों के ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म की एक वॉल होनी चाहिए, एक नुमाइश होनी चाहिए, और उस नुमाइश को लोग गुजरते चलते फिरते, क्योंकि सफारत खाना आपका मेन जगह पे होता है, आप पब्लिक वहां से गुजरती है, ट्रैफिक वहां से गुजरती है, लोग देखते हैं, आपकी एक रेगुलर जो है वो होती है, और आपका सफारत खाने की दीवार से कोई आपको उतार नहीं सकता उन चीजों को। फिर उसके बाद आपको रेगुलर सेशंस का, ये बहुत बड़ी टाइम है, और यही वक्त है कि जिस वक्त कश्मीरियों का मसला जो है हल किया जा सकता है। यानी कि एक मजबूत तरीके से हम ये मसला हल कर सकते हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये जो जिस धागे की आपने बात की कि इसको छोड़ना नहीं, इसको मजबूत करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम इसको साथ मिलकर उनके मजबूत करेगी। नुशाबा, अभी चूंकि जिस तरह से माओ से मुतालिक बात चल रही है, तो हर रोज़ माँ अपने बेटे को कभी स्कूल के लिए शायद भेजती होगी, या उसका जवान बेटा किसी मकसद के लिए घर से बाहर जाता होगा, जब वापस वो शहादत के साथ आता है, शहीद होकर आता है, तो इससे हमारी माओ बहनों और बेटियों के जो नफ्सियात है, जो जहन है, उसके ऊपर क्या असरात होते हैं? जी सरवत, मुझे डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, गुलामी में ना काम आती हैं ना तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वो खुदी का कॉन्सेप्ट, वो इंडिविजुअलिटी, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दिया और पाकिस्तान वजूद में आया। देखिए, अगर आप ये देखें कितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग जंग है, एग्रेशन, गुस्सा जितना ज़्यादा, ये हिंदू समझ ही नहीं सकते, ये उनकी ये सोच तक नहीं जा सकती ये बात कि जितना आप मुसलमान को दबाएंगे, उसकी आज़ादी का, उसकी जो इंडिविजुअलिटी आप छीनेंगे, वो उतना ही ज़्यादा और भड़क के आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़लज़ला जितनी ज़्यादा देर बाद आता है, उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा होती है। और आप ये देखेंगे कितनी प्रोलॉन्ग जो ये जंग है जिसका ये शिकार है, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये इस जज्बे को कम करें। ये वक्त के साथ ये एग्रेशन, ये जज्बा, जितनी ये जो अपनी आज़ादी की जंग ये लड़ रहे हैं, प्रोलॉन्ग हो रही है, उनकी माएँ और ताकतवर हो रही हैं, उनकी सोच, उनके जज्बे और बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा, आप मुझे अगर वक्त देंगी तो मैं आपके चैनल की तवस्सुत से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसे PTSD है, जिस तरह एंग्जाइटी है, जिस तरह डिप्रेशन है, इनके केसेस जिस हद तक आ रहे हैं, आप ये देखें कि सिर्फ 6%
50%, 55% ख़वातीन और 38% जो मर्द हज़रात हैं वो इस वक्त किसी ना किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं। उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त सिर्फ 6% लोग मेंटल हेल्थ की जिनको एवेल्यूएशन या जिनके लिए सहूलियात मौजूद हैं। अभी यूनिसेफ ने कहा कि बच्चों के लिए भी उनके लिए एक चाइल्ड साइकेट्री को खोलने का उन्होंने एक मुतालबा किया। मगर मुझे आप ये बात बताएं, एक माँ जिसने अपना 26 साल की उम्र में जिसने उसके हस्बैंड ने शहादत पाई, उसके बेटा अकलौता बेटा जिसको ये नहीं पता, एक केस सुमेरा बीबी श्रीनगर के अस्पताल के अंदर आती है जिसका 7 साल का बेटा है जिसको हेलुसिनेशंस आ रही हैं, जिसको ये बार बार जो PTSD का मरीज़ है या पेशेंट है जो अपने बाप की उसको बार बार आ रहा है कि मेरे वालिद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो उस बच्ची को अपना घर बेचना पड़ता है। वो घर आधा बेचकर उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसी अस्पताल में जो मुलाजिमा जो सफाई का काम कर रही है, और वो इस किस्म के हालात के अंदर मेरे ख्याल में जो हमें जिस पे फोकस करना चाहिए, देखें कि इतनी बड़ा जो इतनी प्रोलॉन्ग जंग, जिस वक्त एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो एक प्रोलॉन्ग आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं उसके अंदर कि उसके अंदर आप एक होप देते हैं कि नहीं ये इसमें से निकल जाएगा। बिल्कुल उनको उम्मीद है, लेकिन एक कॉन्टीन्यूस कॉन्फ्लिक्ट 72 ईयर्स से जो कश्मीरी लड़े हैं उसके लिए मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ के लिए इदारों को, चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, WHO है, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, उसके अंदर जो इंटरनेशनल जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस है, हम उनसे भी ये ज़रूर अपील करनी चाहिए कि उन लोगों के लिए कम से कम खुदारा जो वो ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो उसमें से कैसे आज़ादी से बड़ी सरवत कोई नेमत नहीं है। बेशक हमें इस वक्त हम जिस्मानी तौर पर हम भी आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर हमें भी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। ज़हनी तौर पे मैं ये समझती हूँ कि हमें भी निकलने में वक्त कि मटेरियलाइज, आप ये देखें कि कितनी हमें निकलने में वक्त लगेगा नुशाबा, बिल्कुल आपकी बात सही है। सोसाइटी के अंदर, हाँ वो आपकी बात बिल्कुल सही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जस्टिस साहिबा, हमारी बहुत सारी बेटियां हैं वहाँ पर जिनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, अस्मत दरी की जा रही है, उनके भाइयों के सामने, उनके वालिदैन के सामने, उनके बापों के सामने की जाती है, तो वो ये दुख, वो ये तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे इस वक्त? ये तारीख़ में हमने पहले भी होते देखा है। आप देखें बोस्निया हर्ज़ेगोविना में क्या हुआ, यूरोप के दिल के अंदर ये जगह थी, और यूरोप कहते हैं कि जी इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलम बरदार हैं। मैं वियना में गई और मैंने बात करने की कोशिश की, वहाँ के लोग सुनते ही नहीं थे कि वहाँ पे मुसलमान ख़वातीन का क्या हाल हुआ, उनकी इस्मत दरी कैसे हुई, वहाँ नौजवान जो थे उनको शहीद किया उनके माँ बाप के सामने। ऐसे ऐसे वहाँ सानियात पेश आए हैं कि जब आप जाके उनकी माँओं से सुनते तो आपका दिल दहलता। यही अब यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि कश्मीर की सूरत हाल जो है इसके बारे में हम उनका साथ कैसे दे सकते हैं। दुनिया के हर मुल्क में कम से कम 4 अफराद मिल के जाएँ, और जैसे इन्होंने बनाया हुआ था ना हिंदुओं ने गाना कि हेल्प द पीपल ऑफ बांग्लादेश, अंग्रेज़ी में, अब हमने उर्दू में बनाया छोड़ जाओ कश्मीर, निकल जाओ, जा कश्मीर से चला जाओ। किसको समझ आती है? आपको और मुझको। इसमें ये बनाए अगर अंग्रेज़ी में, फ्रांसीसी में बनाए, रूसी में बनाए, चाइनीज़ में, ये 4 ज़बानें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में बोली जाती हैं। सबसे पहले तो अंग्रेज़ी, उसके बाद चाइनीज़, फिर रूसी और फिर फ्रेंच। और ये हर मुल्क में हम जाए, हर रेडियो पे, हर टीवी, इंटरनेट और ये जो आपके होते हैं मीडिया, सॉफ्ट मीडिया, फेसबुक वगैरह, इस पे चलाएं। और आज जैसे कि कह रहे हैं कि आप सब निकलिए 12 बजे से सायरन बजेंगे, बिल्कुल 20 करोड़ अवाम बाहर निकल के दिखाएं, अपने हाथ में रखें प्लेकार्ड्स, बच्चे बनाएं कि कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीरियों पे मजालम छोड़ दो, कश्मीर के मजलूम लोगों से अच्छा सलूक करो, और छरों से जिनकी आंखें निकाल देते हैं और जो कुछ करते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं। दुनिया ने आंखें बंद की हुई और उनकी आंखें हमने खोलनी है, और हमने कैसे खोलनी है, किस तरह खोलनी है, यही कि इसके बारे में हर वक्त ज़रा या ब्लॉग पे जिक्र करें, बाहर निकल के करें। और ये जो 12 बजे का इन्होंने रखा है, अगर 20 करोड़ अवाम निकल आए सारे, तो इसका कोई असर नहीं होगा, दुनिया देखेगी। देखा जाएगा। फिर ये है कि उसमें अंग्रेज़ी में और जब ज़बानें आम इस्तेमाल होती हैं उनमें इसका प्रचार करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नादिया साहिबा, जिस तरह से हम बच्चियों की बात कर रहे हैं, माओ की, बहनों की बात कर रहे हैं,
हज़ारों रिकम्स हैं इस वक्त, बच्चियाँ जो हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? सरवत, मुस्तकबिल आपके सामने है। मैं, आपने जैसे कहा कि आप एक्टिविस्ट हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे लोग वीडियोस भेज रहे हैं जिनमें बाकायदा आप देखें, छोटी सी एक बच्ची है, तकरीबन उसकी उम्र 6 से 7 साल की उसकी उम्र है, बाकायदा जो ये इंडियन आर्मी, जो कि एक दहशतगर्द आर्मी, मैं तो इसके लिए अल्फाज यूज़ कर सकती हूँ, आर्मी नहीं है ना, तो वो ट्रेंड है, सिर्फ कत्लो गारतगिरी के लिए उनको ट्रेन करके कश्मीर में भेज दिया गया है कि तुमने सिर्फ इनको टारगेट करना है, इनकी इज्जतों को टारगेट करना है। बीइंग अ औरत, मैं मुस्लिम औरत होते हुए मैं उस बच्ची की चीखों पुकार जो मेरे कानों में गूंज रही थी उसको नोच रहे थे, और कुत्तों की तरह नोच रहे थे, जैसे उसके अंदर वो इंसान नहीं। और फिर हमारी ही मुस्लिम ख़वातीन को असरात क्या होंगे, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। उसने देखा क्या है जिसे ये तक इल्म नहीं कि अभी मैंने वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, अपने बाबा को अपना दुख कैसे बताना है, अपनी माँ को अपना दर्द कैसे बताना है, उसकी इज़्ज़त पे हमला किया जा रहा है। तो इस पे आप ज़हनी तौर पे उस औरत को किस मुकाम पर देखते हैं? बीइंग अ वुमन, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ उन अमन के ठेकेदारों के नाम कि उन ख़वातीन जिनकी कोख से जो हमारे बुरहान वानी जैसे शोहदा पैदा होते हैं, और फिर अभी मोहतरमा ने बात की कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, मेरे नाम के साथ यासीन लगा हुआ है, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मेरा नाम नादिया यासीन कादरी है। यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करने लगी, मुझे मैसेज आ गया कि योर नेम इज़ नॉट सेव बिकॉज यासीन मेरे नाम के साथ लगा हुआ है। आवाज़ कैसे उठाई जाए? 20 करोड़ आवाम अगर उठ भी जाएं तो जो वहाँ पे काबिज लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे काबिज हैं, जो मुसलमानों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, फलता हुआ नहीं देख सकते, आगे बढ़ता नहीं देख सकते, जो हमारी ही माएँ जो कि जिनके जिस्मों के हिस्से अज़ा अलग किए जाते हैं, छातियों पे वार करके उनकी छातियां काट जाती हैं कि इनसे दूध पीकर बच्चे ताकतवर, निडर और बेबाक पलते हैं, उनकी छातियां काट के कुत्तों के आगे, जो कि मैं कहती हूँ पूरी 56 ममालिक, मुस्लिम ममालिक और तमाम जो अमन के ठेकेदार हैं उनके मुंह पे तमाचा है कि हमारी जो कश्मीरी अमन के ठेकेदारों की आप बात कर रही हैं। और ये साहब, अभी से कुछ देर पहले हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान अपने भी आप पे जो कर सकता है वो कर रहा है और कश्मीर के लिए करता रहेगा, मगर जिस तरह से जस्टिस साहिबा ने भी गुफ्तगू की पूरी दुनिया के अंदर अपनी आवाज़ को फैलाने की कि हमें दुनिया को बताना होगा, मगर हमें पूरी दुनिया के अंदर जो सिविल सोसाइटियां मौजूद हैं वो खामोश नजर आती हैं, दुनिया सिर्फ महज तमाशा देखती हुई नजर आती है, तो हम इसको मजबूत किस तरह से मजीद कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 50-60 साल की तारीख में मुझे कोई एक आज़ादी ऐसे बता दें कि जो सिविल सोसाइटी या इस तरह की कैंपेन या अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू आई हो। यहाँ तक कि ईस्ट तैमूर में जब आज़ाद कराया गया है तो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस जो थी वहाँ एंटर हुई थी। जब बोस्निया की सूरत हाल आई थी तो अमेरिका ने बाकायदा यूगोस्लाविया पे बॉम्बिंग की थी। आपके सामने अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले का मॉडल है आपके सामने कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को शिकस्त दी, पूरी। यानी कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि एक तरफ सिर्फ चंद हजार लोग हों और एक तरफ पूरी दुनिया हो। कोई मुल्क उनके साथ नहीं था पूरी दुनिया के। और कल रात जो एग्रीमेंट तकरीबन तय हुआ है उसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि पूरी टेक्नोलॉजी दफन कर दी उन्होंने। उस अफगानिस्तान में आप ड्रोन के कब्रिस्तान बनाया, उस अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने F-26 का कब्रिस्तान बनाया, उसके अंदर उन्होंने ओमवी का कोई और रास्ता नहीं है फाइट के अलावा। और उस फाइट को सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीरियों की लेजिटिमेट फाइट को, किसी भी किस्म की फाइट को सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया पूरी में सपोर्ट किया जाता रहा है। चीगवेरा जो है वो पैदा होता है वहां, उसमें अपने अर्जेंटाइन में, बोलीविया में जाके लड़ता है, वहां से जाके वहां लड़ता है, जाके क्यूबा में जाके लड़ता है, और वहां फिर वापस बोलीविया आता है, वहां मारा जाता है। हीरो है सबका। सार्त्रे जो है अब फ्रांस में पैदा होता है। अल्जायर के लोग फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, सार्त्रे वहां जाके उनके साथ बंदूक उठा लेता है। कितना बड़ा नाम है, नोबेल लॉरेट। हम जो हैं, ये जो इस किस्म की शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है, इससे कभी कोई मुल्क आजाद नहीं हुआ। अगर लड़ाई ना हो रही होती तो वियतनाम कभी आजाद ना होता, अगर लड़ाई ना हो रही होती तो अंगोला कभी आजाद नहीं होता। और इंटरनेशनल फोर्सेज में कभी भी मेन जो आपकी फौजें होती हैं ये मुल्क आजाद नहीं कराती। ये 5-10 साल दिन के बाद लोग आ जाएंगे, आप करो जी, ये सीज फायर करो, इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बन गया।
कश्मीरियों की दोनों तरह की जद्दोजहद को सपोर्ट करना चाहिए, मुसल्लह जद्दोजहद को भी सपोर्ट करना चाहिए और कश्मीरियों की दूसरी जद्दोजहद को सपोर्ट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो उनका लेजिटिमेट हक है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो एक देखिए वाहिद जगह है कश्मीर जहां रेप एज अ वेपन यूज हो रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं हुआ। वो 4 गांव जो हैं जहां से बच्चियों को और 90 साल की बूढ़ियों को रेप किया गया, ये कुछ सोच सकता है बंदा? और इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हम एक प्ले कार्ड लेके निकल आएंगे या हम ये करें? ये बहुत जरूरी है, लेकिन उनके इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए कि अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने एक एक टुकड़े के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। जब तक ये नहीं होगा कश्मीरी आज़ादी नहीं हासिल करते। आपके सामने मॉडल, और कश्मीरी भी आ जाएंगे। तो मेरी कश्मीर में बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे सामने सिर्फ एक मॉडल है और वो मॉडल तालिबान का मॉडल है जो अफगानिस्तान में उन्होंने आजमा के देख लिए। बिल्कुल, बड़ी आपने प्यारी बात की। इस वक्त हमारे से कॉलर भी अमीन अब्बास मौजूद हैं जो बेसिकली हैं तो कश्मीर के रिहायशी, मगर इस वक्त कहीं और किसी दूसरे मुल्क में मुकीम है। जी अमीन मेरे भाई, क्या कश्मीर के हवाले से बात करेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और जितने भी पाकिस्तान अवाम हैं और पाकिस्तान आर्मी है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और जितने भी ये यूनाइटेड नेशन हो गए, ये सलामती कौंसिल हो गए, ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये खोखली हैं। हमारी सिर्फ नज़रें पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान आर्मी की तरफ है। और मैं पिछले कई टाइम से अपने घर वालों के साथ में रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सोरा का हूँ कश्मीर, और वहाँ पे टोटली ब्लॉक्ड है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत परेशानी है। और हम लोग यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ और बहुत हम लोग परेशान हैं, घर वालों से कोई रब्ता नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है और हमारी खवातीन महसूर हैं। तो हमारी नजरें पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान आर्मी की तरफ है। तो अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद कराए और आमीन आमीन। बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन। अच्छा मेरे भाई हौसला रखिए। पूरी कौम का जज्बा इस वक्त बुलंद है, हौसले बुलंद हैं, आप सब लोगों के साथ हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है वहाँ पर जिनसे आपका राब्ता नहीं हो पा रहा है? जी मेरी माँ है और मेरे बाबा है, बाकी मेरी एक सिस्टर और यहाँ पे मेरे साथ है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई है। 4 अगस्त की शाम 4 बजे से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। तो हम लोगों ने लेटर भी लिखा, उसका भी कोई ख़त का भी अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। बस मेरे भाई सूरत हाल ऐसी है, परेशान मत होइए, याद रखिए मेरा रब फरमाता है हर परेशानी के बाद आसानी है तुम्हारे लिए। इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ होंगी, आपके घर वाले और तमाम कश्मीरी क़ैदियत से रहेंगे और पूरी कौम आप लोगों के साथ है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इजहार किया कश्मीर के हवाले से और उन काविशों को सराहा जो कौम कर रही है, जो अफवाज कर रही है, जो हुकूमत कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया। लास्टली मुझे नशाबा आप ये बताइएगा, हम सब की ख्वाहिश है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंशाल्लाह बनेगा, अमन भी जल्द बहाल होगा, मगर जिस कर्ब की कैफियत से कश्मीरी हमारी माएँ बहनें बेटियां गुजर रही हैं, उस कर्ब से निकलते हुए हमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा? देखिए सरवत, कहते हैं कि जब जुल्म हद से बदलता है ना तो मिट जाता है। मैं समझती हूँ कि ये जो वक्त है इस वक्त, जैसे हमारे बहुत सीनियर तज्जिया निगार बैठे हुए हैं और ये मकबूल साहब ने भी यही कहा कि इस वक्त जो ये वक्त जो है, इससे पहले देखिए अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के इशू को वो रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं। अमन के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि अमन की कोशिशें तो की जा रही हैं कि अमन किसी न किसी तरह से बहाल रखा जाए और अमन कायम रहना चाहिए, मगर ये अमन की कोशिशें आखिर किस हद तक की जा सकती हैं? हमारे साथ जस्टिस साहबा तो मौजूद हैं और यह मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर हमारे साथ सरबराह जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपके भी कीमती वक्त का। अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ ही मैं आ जाती हूँ क्योंकि कश्मीर के मुताल्लिक़ बात चल रही है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमन बहाल रहे, अमन किसी न किसी तौर कायम रहना चाहिए, मगर ये अमन की कोशिशें आखिर किस हद तक की जा सकती हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, अमन जो होता है वो हमेशा बराबरी के साथ हुआ करता है, और अपने साथ उन लोगों के साथ आप बात करते हैं जो आपकी पुरअमन ज़बान समझ सकें। जो इंसान जैसी ज़बान समझता है उसको उसी अंदाज के अंदर वो आपको जवाब देना पड़ता है। मसला यह है कि हिंदुस्तान ने बाकायदा जो कुछ उन्होंने करना था वो कर दिया है, और उन्होंने कश्मीर को अपना एक सूबा करार दे दिया है। दुनिया ने उसको मोर और लेस तस्लीम कर लिया है, और लद्दाख के अंदर क्योंकि अमरीकी अड्डा बनने जा रहा है, हवाई अड्डा, इसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका उनको कंसेशन दे रहा है। अब हमने ये देखा है कि माजी के अंदर जब जब अफवाज पाकिस्तान की एडवांसमेंट हुई है, वो चाहे ऑपरेशन ब्रास टैक्स के दरमियान में हुआ हो 1987 में, या फिर वो आपका 2001 एंड 2002 में जब आपकी वन कोर जो थी, जिसको कल आर्मी चीफ ने एड्रेस किया, स्ट्राइक कोर को, ये वो लोग थे जिन्होंने वहां खड़े हुए मैदान के अंदर बाहर आए, और नतीजा ये निकला कि उस टाइम पे जो अमेरिकी सदर थे उन्होंने दरमियान में इंटरवीन किया, क्योंकि उनको नजर आ गया कि पाकिस्तान जो है वो इट मींस बिजनेस नाउ, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने जंग बल्कि टाल दी। देखें, जंगों से दूर जाने से जो है वो जंगें करीब आ जाया करती हैं, और जब आप किसी चीज के करीब जाते हैं तो वो आपसे दूर हो जाती है। इसलिए मुनासिब यह है कि हमने वो रवैया इख्तियार करना है जो हिंदुस्तान ने इस टाइम पे जो बर्बरियत जो है वो ढाई हुई है कश्मीर के अंदर। तो इस टाइम पे अगर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हुए खुलेआम नरेंद्र मोदी बोलते हैं 15 अगस्त 2018 को कि हम जो है वो बलूचिस्तान के मुतल्लिक अपने अज़ाइम का इजहार किया कि उसको आज़ाद कराएंगे खुदा ना खास्ता। तो मकसद यह है कि हमें क्या तकलीफ है कि हम बोलें कि हम खालिस्तान की मुकम्मल जो है वो तहरीक का हिमायत का ऐलान करते हैं, हम नागालैंड की जो हमायत है उसको करते हैं, हम जो नक्सलाइट मूवमेंट है, जो दलित मूवमेंट है, और इसी तरह से तकरीबन 33 बड़ी मूवमेंट्स जो हैं उनकी हम जो है वो खुले आम आके पहली बात है हमायत क्यों नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो समझते हैं कि मईशत के अंदर जो है मामलात बेहतर हो जाया करते हैं, तो फिर देखें मईशत जो है, जब पाकिस्तान बना था तो मईशत क्या थी, पाकिस्तान जब 65 में गया तो मईशत क्या थी, और जब 71 में हम दोलख्त हुए तो मईशत के अंदर हम एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। तो जंगें मईशत के ऊपर नहीं लड़ी जाती, वरना नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान को कभी भी जो है वो कामयाबियां नसीब ना होती। इसलिए जंगों से हमें घबराना नहीं चाहिए, पहली बात है। पुरअमन जो हमें अपनी कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें हिंदुस्तान को एक वाज़े जवाब देना चाहिए, और वो वाज़े जवाब उसी सूरत में होगा जब हम कश्मीर की तरफ कायदे आज़म के हुक्म के मुताबिक, कायदे आज़म ने कहा था मार्च टूवर्ड्स कश्मीर, तो आज इमरान खान साहब को वो फैसला लेना है, क्योंकि फौज के सरबराह ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो है वो हर सतह तक जाने के लिए जो है वो ऐलान करते हैं। लेकिन अब सियासी फैसला है वो तो वजीर आजम साहब को लेना है, काबीना को लेना है, पूरी कौम को लेना है। तो खौफ की पॉलिसियां तर्क करके हमें दलेराना पॉलिसियों की तरफ रागिब होना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये दलेराना पॉलिसियों की बात की, और ये सब हमें इस वक्त डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। एक जो बड़ा मुतालबा कौम की तरफ से भी आ रहा है वो ये है कि फ़िज़ाई हदूद जो है उसको बंद कर देना चाहिए। अगर भारत को नुकसान किसी भी तरीके से पहुँचाया जा सकता है तो उसको पहुँचाना चाहिए। फिर क्या ऐसी रुकावटें हैं कि हम अभी तक डिफेंसिव मोड के अंदर हैं, ऑफेंसिव होने में हमें टाइम लग रहा है? देखिए, दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि रियासत मदीना की बात करते हैं इमरान खान साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहला स्टेप आपने लिया था मदीना पहुंचने के ऊपर, वो था मुआशी नाकाबंदी का। सही। आपने कहा था अबू सुफियान का काफिला रोको जाके, आप बकायदा लोग भेजा करते थे। आपको याद होगा कि बकायदा मदीना से सहाबा जाया करते थे कि वो कहीं इधर से गुजर ना पाए, ताकि उनको पता चले कि हम किस सतह पे किस स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पे जाते हैं। तो माशी नाकाबंदी जो है ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त तकरीबन $7 बिलियन की जो ट्रेड है अफगानिस्तान और यहां से भारत की होकर गुजरती है, और हम उसको रास्ता दे रहे होते हैं। अगर वो रुक जाए तो मसला बन जाए।
तकरीबन 395 करोड़ का नुकसान हुआ है इंडिया को 4 महीने पुलवामा के बाद जो आपने उसकी रोकी रखी थी ट्रैफिक। हालत ये थी कि इस्तांबुल में उन्होंने अपनी फ्लाइट्स बंद की और वहां एक चीप किस्म की उसको लेके आना पड़ा जो कि वहां पर इस्तांबुल में इनकी वो कर सके, अपना लोगों को लेके जाते, मुसाफिरों को लेके जाते। अमेरिका की फ्लाइट्स को वियना रुकना पड़ता था रिफ्यूलिंग के लिए। पाकिस्तान का तो मामला ही कोई नहीं। हमारे तो सारे लोग जो हैं या तो गल्फ में बैठे हुए हैं, 46 लाख जो है सऊदी अरब, यूएई, इन जगहों में बैठे हुए हैं, या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, या किसी और जगह में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, पेरिस में बैठे हुए हैं। बैंकॉक में हमारा कौन बैठा हुआ है? हमारा कौन है जो ऑस्ट्रेलिया में चंद लोग बैठे हुए हैं, या इस तरह 1-2 मलेशिया में होंगे। इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला होगा अगर हम उसके स्पेस को बंद करते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है ना, नीचे हम अपनी ट्रैफिक बंद कर रहे हैं और ऊपर से उनका जहाज उड़ रहे हैं और वो गुजरते चले जा रहे हैं। तो ये एक पहली बात है, इसको फौरी तौर पे करना चाहिए। दूसरा, मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह ताला एक जिम्मेदारी लगाता है तमाम मुसलमानों। अल्लाह फरमाता है व मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुमको क्या हो गया है कि तुम क्यों नहीं निकलते लड़ाई करने के लिए? किसके लिए? वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल वल निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम, कि उन बच्चों के लिए, उन मज़लूमों के लिए, औरतों के लिए, उन मर्दों के लिए जो कहते हैं रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम, ए अल्लाह हमें इस ज़ालिमों की बस्ती से निकाल दे। क़रियति ज़ालिम अल्लाह ने कहा, और अल्लाह फरमाता है वजअलना मिन लदुनका वलिय्यन वजअलना मिन लदुनका नसीरा, हमारे लिए कोई मददगार भेज, हमारे लिए कोई नसीर करना, नुसरत देने वाला भेज। कोई शर्त नहीं है, बस्ती में ईसाई रहते हो, यहूदी रहते हो, मुशरिक रहते हो, अगर वो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो निकले उसके लिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात बताऊं, जो जितना बड़ा ओहदे पे है, जिसके पास जितनी ताकत है, क़यामत के दिन उतना ही बड़ा जिम्मेदार होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी जस्टिस साहिबा ने जिस तरह से इस्लामी ममालिक की बात की। एक तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो है वो भारतीय तसल्लुत जो है वो घिनौनी तरीके से कायम किया जा रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पर हिंदुओं को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ पर भेजा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर चली जाए। RSS का नज़रिया लेकर वो लोग आगे चल रहे हैं कि मुसलमानों की किसी भी तरह से नस्ल कुशी की जाए। इस्लामी ममालिक का जो रोल है, उनके जो किरदार के ऊपर बात करें तो वो आपको कहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस्लामी ममालिक सारे? सरवत बीबी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जस्टिस साहिबा ने जैसे कहा, खुद ही बताया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो एक प्लान के जरिए उनको जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है। इससे तो ये साबित होता है कि हम दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसका तरीका यही है कि जब आपने कारगिल का जिक्र किया, तो कारगिल के अंदर फिर क्या हुआ था? फिर जनरल टॉमी फ्रैंक्स आया था ना और कहा था कि हम इंडिया को जो है वो सरेंडर नहीं करने देना चाहते, इसलिए आप जो है वो उनके ऊपर हाथ नरम रखें, और पाकिस्तान को कंसेशंस दिए थे कारगिल के ऊपर। तो ये तो रियलिटीज के ऊपर बात है ना। दूसरी बात जो है वो आप इस्लामी ममालिक की अगर कहें, इस्लामी ममालिक कब आपके साथ खड़े होते हैं? क्या यही इस्लामी ममालिक आपके साथ 80s के अंदर नहीं खड़े थे? क्या ये भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी कि पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, उसके बावजूद उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली थी? तो ये हमें चंद चीजों को ऊपर गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखें कि अगर हम ये बात करें कि दुनिया के पास हम जाएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे और दुनिया आपके लिए आएगी, तो अफगानिस्तान के तालिबान कितनी दुनिया के पास गए थे? आज पूरी दुनिया उनके सामने जो है वो लेटी हुई है या नहीं लेटी हुई? आज पूरी दुनिया का कौन सा मुल्क है? क्योंकि मैं अफगान अमूर के अंदर इस पीस प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि तमाम के तमाम दुनिया के ममालिक, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वो अरब ममालिक हो या वो कोई और ममालिक हो, वो जापान हो या चीन हो, वो तमाम के तमाम चाहते हैं कि
वो सिर्फ 5 मिनट तालिबान से मुलाकात चाहते हैं। आप इससे अंदाजा करें, इसका मतलब यह है कि दुनिया जो है वो, जो औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, सूरह निसा आयत नंबर 75 का उन्होंने जो है हवाला दिया और उसमें कहा कि वादी के लोग जब तुम्हें पुकारें और औरतें, बच्चे और बूढ़े चीख चीख कर पुकारें और कहें कि या अल्लाह ताला हमें जुल्म की वादी से निकाल और हमारे लिए कोई अपना मददगार और दोस्त भेज, जो अल्लाह का दोस्त हो उसको कभी भला शिकस्त होती है। कमाल कर रहे हैं। ये पॉलिसी जो फियर की बुनियाद के ऊपर आपने कायम रखी हुई है, ये कामयाब नहीं होंगी। आपने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब जनरल डगलस ग्रेसी ने उनका हुक्म मानने से इनकार किया था मार्च टूवर्ड्स कश्मीर का, तो कायदे-आज़म ने फिर लश्करों को कहा था और लश्कर गए थे और ये जो आजाद कश्मीर आपके पास है, ये उनका मरहून मिन्नत है। वजीर और मकसूद गए थे और एक आज भी याद होगा आपको कि जब हिंदुस्तान ने फरवरी के आखिर में हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो ये सलमान खेल कबीला जो था वो बकायदा उसने कमर कस के जो है वो मार्च करना शुरू कर दिया था। आप कुछ ना करें, अगर कुछ कर सकते, अगर आप फर्क करें, कोई आपको मुश्किलात हैं तो आप कुछ ना करें, पाकिस्तानियों के हाथ खोल दें, इंशाअल्लाह ताला वो खुद ही कर लेंगे। लेकिन आप अमेरिका के दौरे से पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में लिखवाते हैं इंडिया सदर्न एंड वेस्टर्न कश्मीर, ये 2019 मार्च की पब्लिकेशन है, पुरानी हुकूमतों पर ना डालें। उसके बाद आप डिफेंस बजट कट कर देते हैं 63%। उसके बाद जो है वो आप तमाम दीनी जमातों के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि वहां ट्रंप से कौन कौन लोग जो है मुलाकातें करते हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब, जहां जहां पर कोशिश हमें करनी चाहिए वहां पर हमें नजर भी आ रहा है कि कोशिशें हो रही हैं और भरपूर तरीके से हो रही हैं। और ये सब आलमी इस्लाम की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। मैं और ये सब आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हम जंग नहीं चाहते, मगर ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी तो कौम का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए बाहर निकलेगा। कश्मीर के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस वक्त अज़ाइम मज़ीद क्या हैं और आज जो कॉल दी गई है, क्या लगता है आपको कितनी सक्सेसफुल जा सकेगी वो? देखें, अभी तो ये 27 तारीख तक ये कॉल हमने जमहूरी और डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल और सियासत करनी है। अब फैसला तो कश्मीरियों ने करना है। जरा कर्फ्यू उठाएं इनको ताकि पता लगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। और पाकिस्तानी कौम सारे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है टोटली। और इमरान खान की ये कॉल हर जुमे को एक नई कॉल होगी और इस पे इंशाअल्लाह ताला सारी कौम उनके साथ खड़ी। इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के शेख साहब, आप लोग भी निकलेंगे, पूरी आपके साथ ऑपोजिशन भी बाहर निकलेगी क्या इस कॉल के साथ, या आपको लगता है सिर्फ हुकूमती वुज़रा ही बाहर आएंगे? हम तो जी अपनी लाल वेदी में निकलेंगे, हुकूमती वुज़रा वहाँ जाएंगे जहाँ उनको बुलाया गया। हमने तो माजरत कर ली है कि हम ठीक है, और ये नहीं जा रहे सेक्रेटरी स्टेट में, हम लाल वेदी के बाहर। ठीक है, अच्छा ठीक है। शेख साहब, अमन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कब तक चलेगा और क्या समझते हैं कब तक ये बहाल हो सकेगा? कुछ नहीं कह सकते किस वक्त ये नई सूरत हाल पैदा हो जाए। हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है शेख साहब, मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर की माओं के हवाले से अगर आप कुछ कह सकें। हम भी उनके बेटे हैं जी, हर पाकिस्तानी उनका बेटा है और हम तैयार हैं पाकिस्तान बच्चा बच्चा कश्मीर पर कुर्बान होने के लिए और पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस नासरा जावेद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका भी। आज कश्मीर के हवाले से अपनी भरपूर यकजहती का इजहार कीजिए, उस कॉल को कामयाब कीजिए जिसके लिए आज सब लोगों को ये कहा गया कि आप लोग कश्मीर के लिए बाहर निकलें और कश्मीरियों को बताएं कि हम अपनी माओ बहनों बेटियों अपने भाइयों के साथ हैं, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और इस कॉल को ज़रूर कामयाब कीजिए क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।